हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। हमने बोर्स मॉडल ऑफ एटम ऑलरेडी पढ़ा है। अब हमें पता है कि ये मॉडल जो डिस्कवर हुआ था वो रदरफोर्ड का जो मॉडल है उसके ड्रॉबैक्स को मिटाने के लिए डिस्कवर हुआ था। तो अब क्या हुआ कि इस मॉडल के भी कुछ लिमिटेशंस थे। उस लिमिटेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए डुअल नेचर ऑफ मैटर का थ्योरी सजेस्ट हुआ। तो अब हम ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम बोर्स का जो मॉडल है उसके लिमिटेशंस को देख लेते हैं। अब एक छोटा सा चीज है कि रदरफोर्ड के मॉडल का ड्रॉबैक है लेकिन बोर्स के मॉडल का लिमिटेशन है। तो क्या है कि ये दोनों चीजें सेम नहीं है, ड्रॉबैक अलग है और लिमिटेशंस अलग है। ड्रॉबैक का मतलब है कि कुछ गलत है या फिर काम नहीं कर रहा है, जैसे रदरफोर्ड के मॉडल में था। वो उस मॉडल में छोटी छोटी गलतियां थी जो लॉस को डिफाई कर रही थी। लेकिन लिमिटेशन का मतलब है कि जितना है सही है लेकिन सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। अब बोर्स मॉडल के साथ ये हुआ। बोर्स मॉडल जो 1 इलेक्ट्रॉन एटम के लिए है उतना वो सही से एक्सप्लेन कर पा रहा है लेकिन सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, इसलिए बोर्स मॉडल का लिमिटेशन है। फर्स्ट लिमिटेशन बोर्स मॉडल का है कि ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स का स्पेक्ट्रम ही एक्सप्लेन कर सकता है, यानी हाइड्रोजन एटम का एमिशन स्पेक्ट्रम ये एक्सप्लेन कर सकता है, या फिर लिथियम +2 एटम का जहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन एटम हो जैसे कि कार्बन, कार्बन का एमिशन स्पेक्ट्रम बोर्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता, या फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एमिशन स्पेक्ट्रम भी बोर्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता। नेक्स्ट है कि हमें पता है बोर्स मॉडल के स्टेटमेंट से कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट्स पे एग्जिस्ट कर सकता है जहां पे उनका एंगुलर मोमेंटम यानी mvr इज इक्वल टू nh/2π है। उन्हीं ऑर्बिट्स में ये एग्जिस्ट कर सकता है। और यहाँ पे r की वैल्यू से हमें रेडियस मिल जाता है ऑर्बिट का, तो हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि कैलकुलेट कर पाते हैं कि कौन से ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन ये क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ इन्हीं ऑर्बिट्स में क्यों एग्जिस्ट कर सकता है जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू nh/2π है, ये बोर्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ये क्यों हो रहा है ये बोर्स मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। बोर्ड ने क्या किया था, उन्होंने क्लासिकल फिजिक्स के जो लॉज है, क्लासिकल फिजिक्स यानी हम जो फिजिक्स पढ़ते हैं लॉज ऑफ मोशन, ये फिजिक्स, इनके जो लॉज है उनके लॉज को लेके और क्वांटम थ्योरी को कंबाइन करके उन्होंने अपना मॉडल बनाया था। अब ये मॉडल एकदम सही था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो दो बहुत अलग चीजें हैं यानी क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स, इन दोनों को उन्होंने कनेक्ट कैसे किया, कंबाइन कैसे किया, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था बोर के पास। तो एटम में क्या हो रहा था ये सब कुछ बोर ने अच्छे से हमें एक्सप्लेन कर दिया कि इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी लेवल लोअर एनर्जी लेवल के बीच में जंप कर रहा है, सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है nh/2π। लेकिन ये जो सारे फेनोमेनन हो रहे थे वो क्यों हो रहे थे या कैसे हो रहे थे वो बोर्स एटॉमिक मॉडल समझा नहीं पाया। तो यही है हमारे बोर्स एटॉमिक मॉडल का थर्ड लिमिटेशन। अब हम आते हैं फोर्थ लिमिटेशन पे। अब फोर्थ लिमिटेशन समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि स्प्लिटिंग क्या होती है। स्प्लिटिंग होती है कि किसी भी चीज का टुकड़ा हो जाना या फिर डिवाइड हो जाना। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो बॉल है ये दो भाग में बट जा रहा है, यानी ये स्प्लिट हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं स्प्लिटिंग। अब जैसे नॉर्मल चीजों का स्प्लिटिंग हो सकता है वैसे लाइंस का भी स्प्लिटिंग हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लाइन है, वो इस जगह पे तीन
लाइंस बन गए स्प्लिट होके, या फिर ये जो लाइन है वो यहाँ पे 5 लाइन बन गए स्प्लिट होके, तो लाइंस की भी स्प्लिटिंग हो सकती है। तो अब क्या होता है कि हमें पता है कि हमारा जो एमिशन स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन एटम का, वो लाइन स्पेक्ट्रम है। तो क्या होता है, जब ये लाइन स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होता है तो उस लाइंस का स्प्लिटिंग हो जाता है, और इसे हम बोलते हैं स्टार्क्स इफेक्ट। चीज जब होता है मैग्नेटिक फील्ड में, तब इसको बोलते हैं जीमन इफेक्ट। यानी मैग्नेटिक फील्ड से पास होते वक्त हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम अगर स्प्लिट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं जीमन इफेक्ट। ये स्टार्क इफेक्ट और जीमन इफेक्ट क्यों हो रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं था बोर्स मॉडल के पास। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से जाते वक्त या इलेक्ट्रिक फील्ड से जाते वक्त ये लाइंस क्यों स्प्लिट हो जा रहा है अचानक, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं था बोर्स मॉडल के पास। तो ये ही है बोर्स मॉडल का फोर्थ लिमिटेशन। बोर्स मॉडल के जो लिमिटेशंस थे उसका एक मेन रीजन ये था कि बोर ने जब कंसिडर किया था तब उन्होंने इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एज अ पार्टिकल सोचा था, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं था। तो इस गलती को मिटाने के लिए या फिर जो लिमिटेशन है उनको एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट लुई डी ब्रॉगली ने सजेस्ट किया डुअल नेचर ऑफ मैटर। जैसे मैंने अभी बताया कि बोर्स का जो लिमिटेशन है उसका एक कारण था कि बोर ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल के तरह सोचा था, उन्होंने उसको वेव की तरह नहीं सोचा था। तो डी ब्रॉगली ने यही सजेस्ट किया कि जैसे लाइट का डुअल नेचर होता है, यानी लाइट पार्टिकल नेचर होता है या और लाइट का एक वेव नेचर होता है, वैसे ही अगर मैटर का भी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर हो, यानी इलेक्ट्रॉन कभी पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा हो और इलेक्ट्रॉन कभी वेव की तरह बिहेव कर रहा हो, तो बोर्स का जो लिमिटेशंस है उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। यानी बोर्स जो चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाया था उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन को वेव कंसिडर करके। ये इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर तो समझ में आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ही है, लेकिन ये वेव नेचर कैसे हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑर्बिट में ऑर्बिट बना रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ वेव के फॉर्म में मूव करके। न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऑर्बिट बन रही है, जैसे इस सर्किल पे हम देख सकते हैं, लेकिन वो ऑर्बिट बन रही है इलेक्ट्रॉन वेव की तरह मूव करके। तो ऐसे ही बनता है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस सिचुएशन में जब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा होता है हमें मिलता है वेव नेचर ऑफ मैटर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस वेव का वेवलेंथ है और ये ऑर्बिट बन रहा है, ये हमें पता चल रहा है क्योंकि ये सेंटर जो है यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस से हमें एक रेडियस भी मिल रहा है। तो ऐसे ही होता है हमारा वेव नेचर ऑफ मैटर। ब्रॉगली का स्टेटमेंट देखते हैं। उन्होंने बोला था कि वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोमेंटम। हमें पता है कि मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। तो इस इक्वेशन लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p में हमें वो रिप्लेस करके मिलता है लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/mv। उसी चीज को इक्वेशन फॉर्म में चेंज करके हमें मिलता है लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv, जहाँ पे h है प्लैंक्स कांस्टेंट। अब इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी मास जितना ज्यादा होगा वेवलेंथ उतना कम होगा। तो इस वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल जिसका मास बहुत छोटा होता है उसका वेवलेंथ हमें अच्छे से
मिलता है और इसी वजह से उसका वेव नेचर भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा एवरीडे ऑब्जेक्ट है उनका मास इतना ज्यादा होता है कि उस वजह से वेवलेंथ बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए हमें उनका वेव नेचर नहीं दिखता है। इस सेम इक्वेशन को हम दो और फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला है लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई रूट ओवर ऑफ m के ई, जहाँ पे के ई है काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी के जगह हाफ एम वी स्क्वायर पुट करते हैं तो हमें ओरिजिनल इक्वेशन मिल जाता है। तो ये आप लोग खुद से करके देखना, के ई के जगह हाफ एम वी स्क्वायर पुट करके आपको h बाई एम वी मिल जाएगा। नेक्स्ट फॉर्म है लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई रूट ओवर ऑफ 2m क्यू वी। अब Q यहाँ पे है चार्ज और V है पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क का फॉर्मूला होता है इज वर्क इज इक्वल्स टू QV और हमें पता है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी के जगह QV पुट कर रहे हैं और ये इक्वेशन हमें वैसे मिल रहा है। डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में आज हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।